हेलो दोस्तों, आज अपने एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एसिड बेस बैलेंस। आई बात समझ में? एसिड बेस बैलेंस की बात करें तो बॉडी के अंदर कैसे कैसे एसिडिटी हो जाए तो उसको मेंटेन बॉडी कैसे करती है, इससे के साथ साथ में जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो क्या रहेगी। इसके साथ साथ में बेस हो जाए या एल्केलाइन हो जाए कंडीशन, तो उस कंडीशन में बॉडी कैसे बैलेंस करती है, तो और कौन सी अबनॉर्मलिटी में कौन सा एसिड बेस बैलेंस हो जाता है उसके बारे में अपने बात करने वाले हैं। इसके इसके बाद में अपने बात करेंगे एसिड बेस बैलेंस। तो सबसे पहले देखो एसिडोसिस क्या होता है। एसिडोसिस और एल्केलोसिस या बेसिक क्या होता है, इससे पहले अपने पढ़ने से पहले एक अपने स्केल होता है पीएच स्केल। क्या होता है? पीएच स्केल। पीएच स्केल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पीएच स्केल की बात करें तो ऐसे एक क्या होता है, स्केल होता है जिसपे 7 जो होता है वहां पे क्या रहेगा, न्यूट्रल। क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। और इस 7 से मतलब कम जाए, जैसे 6 हो गया, 5 हो गया, 4 3 2 1 एंड 0। ठीक है। और ये क्या होता है, मतलब पीएच क्या हो रही है, डिक्रीज। पीएच डिक्रीज हो रही है तो इसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को पर्सन को एसिडोसिस। ठीक है, एसिडोसिस की बात कर रहा हूं। पीएच कम हो रही है, और पीएच कम हो रही है तो हाइड्रोजन आयन हमेशा ही बढ़ते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की जो नेचर रहती है वो क्या है, एसिडिक रहती है। हाइड्रोजन आयन की जो नेचर रहती है वो कैसी रहेगी, एसिडिक रहती है। पीएच क्या हो रही है, कम हो रही है, लेकिन हाइड्रोजन आयन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। CO2 की बात करें तो CO2 क्या हो रही है, बढ़ती है इसमें। और बाइकार्बोनेट की बात करें तो बाइकार्बोनेट क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं इसमें। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में भी। इसके बाद में अपने बात करने वाले हैं, अगर पीएच बढ़े, मतलब पीएच बढ़े मतलब 8 9 10 11 12 13 और 14, मतलब इतनी पीएच पीएच क्या हो रही है, यहाँ पे पीएच हो रही है, बढ़ रही है। और पीएच बढ़ती है तो क्या होता है, एल्केलोसिस। क्या होता है, एल्केलोसिस होता है। आई बात समझ में? और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि एसिडिक नेचर का होते हैं। हाइड्रोजन आयन डिक्रीज होंगे तभी क्या होगा, तभी होगा एल्केलोसिस या बेस होगा। आगे बात समझ में? CO2 क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है। बाइकार्बोनेट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं। इन कंडीशन को क्या बोलते हैं, एल्केलोसिस बोला जाता है। और इधर वाली कंडीशन में जिसमें पीएच कम हो रही है उसको क्या बोलेंगे, एसिडोसिस बोला जाता है। ये एक स्केल रहता है, इसके अकॉर्डिंग अपने क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ने वाले हैं। तो एसिडोसिस की बात करें तो इसमें क्या हो जाता है, इंक्रीज द एसिडिटी। एसिडिटी फॉर मोर देन 7 सॉरी लेस देन, पीएच क्या हो जाती है, कम हो जाती है, लेस देन 7.35। अगर पीएच एसिडिटी बढ़ जाए तो पीएच क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एल्केलोसिस की बात करें तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज द एसिडिटी, मतलब इंक्रीज द एल्केलिसिटी। एल्केलिसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। और एसिडिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसमें क्या हो जाती है, पीएच मोर देन 7.45। पीएच क्या हो जाएगी, मोर देन 7.45 हो जाती है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल जो पीएच रहती है वो 7.35 टू 7.45। अगर 7.35 से कम हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, एसिडोसिस बोलते हैं। और अगर 7.45 से ज्यादा हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, एल्केलोसिस बोला जाता है। आगे बात समझ में? इसके साथ साथ में अपने बात करते हैं बॉडी के अंदर बफर सिस्टम। बॉडी के अंदर क्या पाए जाते हैं, बफर सिस्टम पाए जाते हैं। बफर सिस्टम की बात करें तो एक होता है बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट कार्बोनिक, कार्बोनिक बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड बफर सिस्टम।
ठीक है। ये कैसा बफर सिस्टम होता है, इसके अंदर एक रिएक्शन होती है, थोड़ा सा समझना। इसके अंदर क्या होती है, एक रिएक्शन, हाइड्रोजन आयन प्लस बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट जब रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा, इसके अंदर क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनता है, HCO3 बनता है। और ये जब रिएक्शन करते हैं तो इसके बाद में H2O प्लस CO2 बनता है। आगे बात समझिए, ये क्या रहती है, रिएक्शन रहती है। इसके अंदर अगर बात करें तो इसके अंदर देखो कोई भी कंडीशन हो, पेशेंट को किसी भी कंडीशन में क्या हो जाए, CO2 का लेवल बढ़ जाए। कोई आगे बात करने वाले हैं, CO2 का लेवल बढ़ जाए, किसी भी कंडीशन क्या हो जाए, CO2 का लेवल बढ़ जाए तो क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन भी बढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि CO2 लेवल बढ़ेगा, बॉडी में हाइड्रोजन H2O वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा और बाइकार्बोनेट बना देगा। इसका नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड। इसका नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड। ये बढ़ेगा और ये बढ़ेगा तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन आयन भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाते हैं। और हाइड्रोजन आयन इंक्रीज हो जाए तो क्या होता है, पेशेंट को एसिडोसिस होता है। आगे बात समझ में, ऐसी कंडीशन जिसमें CO2 बढ़ जाए, आपको बताएंगे आगे, अपने बात करने वाले हैं। और इसके बाद में अगर बात करें अपने, अगर बॉडी में CO2 का लेवल क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, CO2 का लेवल डिक्रीज हो जाए तो कार्बोनिक एसिड कम बनेंगे, और कार्बोनिक एसिड कम बनेंगे तो हाइड्रोजन आयन क्या होंगे, कम बनेंगे। और हाइड्रोजन जहां पे आयन कम बनते हैं वहां पे क्या होता है, एल्केलोसिस। तो ऐसी कंडीशन आगे पढ़ने वाले हैं जिसमें कौन सी कंडीशन में पेशेंट को क्या हो जाता है, हाइड्रोजन आयन CO2 का लेवल कम हो जाए, कौन सी कंडीशन में। तो ये क्या होता है, ये एसिड और मतलब एल्केलाइन, ये जो बफर सिस्टम होता है इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड बफर सिस्टम बोला जाता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने एक टेबल के बारे में बात कर लेते हैं। टेबल से पहले अपने करने वाले हैं नॉर्मल वैल्यू। इसके अंदर कौन कौन सी नॉर्मल वैल्यू के बारे में बात करने वाले हैं, नॉर्मल वैल्यू। सबसे पहले तो आपको पीएच की नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए कि 7.35 टू 7.45 ये काम आने वाली है। इसके साथ साथ में और क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2 ये रहता है 35 टू 45 mm ऑफ Hg। इसके साथ साथ में बाइकार्बोनेट का नॉर्मल वैल्यू ये भी पता होना चाहिए। तो बाइकार्बोनेट का नॉर्मल जो वैल्यू रहता है वो 22 टू 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रहेगा। आगे बात समझो, ये क्या रहती है, आपको ओवरऑल नॉर्मल वैल्यू पता रखनी है। इसके बाद में आगे अपने बनाते हैं एक टेबल। तो टेबल के अंदर सबसे पहले अपने बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एक होता है रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। क्या होता है, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। एक होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एक होता है मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। याद रखना, जहां पे गैस की बात हो, जैसे CO2 है, O2 है, इनकी बात हो तो उसको क्या बोलेंगे, उसको इसके साथ में अपने अटैच कर देते हैं रेस्पिरेटरी। और जहां पे इसके अलावा कोई भी अदर सब्सटेंस यूज हो वहां पे अपने क्या करेंगे, मेटाबॉलिक। आगे पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में अपने बात करने वाले हैं पीएच कितनी रहेगी, इसमें CO2 का लेवल, पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2 कितनी रहने वाली है। इसके साथ साथ में और किसी के बारे में बात करें, बाइकार्बोनेट के बारे में बात करने वाले हैं। इसके बाद में आगे देखो कि ऐसा पर्सन जिसकी के एसिडोसिस के अंदर पीएच कितनी रहेगी। तो आपको पता है एसिडोसिस के अंदर पीएच क्या रहती है, डाउन। तो क्या रहेगी, डिक्रीज पीएच क्या रहेगी, कम रहेगी। तो पीएच कम रहेगी, कितने से कम, लेस देन 7.35 से कम रहेगी एसिडोसिस के अंदर। और इसके अंदर एल्केलोसिस के अंदर क्या रहेगी, पीएच क्या रहेगी, बढ़ी हुई मिलेगी। कितनी बढ़ी हुई, मोर देन 7.5 रहेगी। एसिडोसिस के अंदर पीएच क्या रहेगी, डिक्रीज रहेगी। क्या रहेगी, डिक्रीज रहती है पीएच कितने से, लेस देन 7.35 से। और एल्केलोसिस के अंदर पीएच क्या रहती है, बढ़ी हुई मिलेगी, पीएच
कितने से ज्यादा, मोर देन 7.45। ये तो क्या था, ये तो था एसिडोसिस और एल्केलोसिस के अंदर की क्या क्या बढ़ा हुआ है और क्या कम हुआ है, ये तो था पीएच के बारे में। इसके बाद में आगे बात करने वाले हैं अपने PCO2 के बारे में, जहां पे मैंने बताया था रेस्पिरेटरी जहां पे हो उसको, उसके अंदर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2 की बात करेंगे तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर क्या रहेगी, इंक्रीज CO2 का लेवल क्या रहेगा, बढ़ेगा। कितने से ज्यादा, मोर देन 45 mm ऑफ Hg, नॉर्मल वैल्यू बताई थी 35 से लेके 45। और एल्केलोसिस के अंदर क्या रहेगा, डिक्रीज CO2 क्या रहेगा, डिक्रीज कितने से, लेस देन 35 mm ऑफ Hg क्या रहेगा, CO2 रहेगा। लेकिन जहां पे मेटाबॉलिक की बात आ जाए वहां पे कोई चेंज नहीं होगा, किसके अंदर, CO2 के लिए अंदर, तो क्या रहेगा, अनचेंज रहेंगे दोनों, क्या रहेंगे, अनचेंज। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करने वाले हैं कि इसके अंदर जैसे रेस्पिरेटरी के अंदर बाइकार्बोनेट हमेशा रेस्पिरेटरी के अंदर क्या रहते हैं, अनचेंज रहते हैं, क्या रहेंगे, अनचेंज रहते हैं। दोनों के अंदर, रेस्पिरेटरी के अंदर क्या रहेंगे, अनचेंज रहते हैं। लेकिन बात करने वाले हैं मेटाबॉलिक में, तो मेटाबॉलिक की बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा, एसिडोसिस के अंदर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर क्या रहते हैं, डिक्रीज रहते हैं, क्या, बाइकार्बोनेट, ठीक है। और बाइकार्बोनेट डिक्रीज रहते हैं तो कितने से कम रहते हैं, तो लेस देन 22 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 22 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से क्या रहते हैं, कम रहते हैं। इसके साथ साथ में अगर बात करें एल्केलोसिस के अंदर तो इसमें क्या रहेंगे, बढ़े हुए बाइकार्बोनेट रहेंगे, कितने, बढ़े हुए बाइकार्बोनेट रहते हैं, कितने से ज्यादा, तो मोर देन 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। आगे बात समझ में। इस टेबल को ध्यान से देखो कि किसके अंदर क्या बढ़ रहा है, यहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, क्लास के एंड में मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं इसमें से, ठीक है। तो इसके बारे में अब अगर अपने बात करें तो देखो रेस्पिरेटरी के अंदर, सबसे पहले रेस्पिरेटरी के अंदर देखो एसिडोसिस के अंदर और एल्केलोसिस के अंदर। एसिडोसिस के अंदर क्या हो रहा है, डिक्रीज पीएच हो रही है, पीएच क्या हो रही है, डिक्रीज, लेकिन बढ़ रहे हैं CO2 क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, मतलब डिक्रीज पीएच हो रही है तो CO2 का लेवल क्या मिलेगा आपको, बढ़ा हुआ मिलेगा। इसके अपोजिट अगर बात करें एल्केलोसिस की तो इंक्रीज पीएच के साथ में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहे हैं, कौन, CO2 का लेवल। आगे बात समझ में। इसके बाद में बात करने वाले हैं मेटाबॉलिक के बारे में, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्केलोसिस के अंदर तो पीएच क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, किसमें, एसिडोसिस के अंदर, लेकिन बाइकार्बोनेट भी क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, किसके अंदर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर। इसके साथ में मेटाबॉलिक एल्केलोसिस की बात करें तो पीएच क्या हो रही है, यहाँ पे बढ़ रही है, लेकिन बाइकार्बोनेट भी क्या हो रहे हैं, यहाँ पे बढ़ रहे हैं। आगे बात समझ में। यही बताने वाला था मैं आपको कि रेस्पिरेटरी के अंदर एसिडोसिस और एल्केलोसिस में अगर पीएच और CO2 की कंपेयर करें तो क्या है, अपोजिट रहता है, लेकिन मेटाबॉलिक के अंदर एसिडोसिस और एल्केलोसिस के अंदर पीएच एंड बाइकार्बोनेट की अगर अपने कंपेयर करें तो क्या रहता है, सेम रहता है। अगर बाइकार्बोनेट बढ़े हुए हैं तो पीएच भी बढ़ी हुई मिलेगी, और बाइकार्बोनेट कम है तो पीएच भी क्या मिलेगी आपको, कम मिलती है। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करने वाले हैं इसके बारे में कि सबसे पहले अपने बात करेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर पीएच क्या रहेगी, पीएच रहती है लेस देन 7.35 से क्या रहेगी, कम रहेगी, लेकिन PaCO2 क्या रहेगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या रहेगी, मोर देन 45 mm ऑफ Hg रहेगा। इसके बाद में अपने बात करने वाले कोज की कौन से कोज के अंदर क्या क्या रहने वाला है, जैसे रेस्पिरेटरी डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज, इसके अंदर क्या हो जाएगा, रिटेंशन ऑफ CO2। रेस्पिरेटरी डिजीज के अंदर हमेशा ही क्या रहता है, बॉडी के अंदर रिटेंशन हो जाता है CO2 का, और मैंने बफर
सिस्टम आपको पढ़ाया था, कौन सा, बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड बफर सिस्टम। तो इसके अंदर क्या कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है या कौन कौन से डिसऑर्डर या डिजीज हो सकती है, तो इसके अंदर कौन कौन सी रहेगी, जैसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के अंदर क्या क्या रहेगा, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, क्या रहेगा, ट्यूबरकुलोसिस, लैरेंजाइटिस, क्या रहेगा, लैरेंजाइटिस, न्यूमोथोरैक्स, क्या रहेगा, न्यूमोथोरैक्स होने वाला है। इसके साथ साथ में एटेलैक्टेसिस, ब्रोंकाइटिस, इसके साथ में हीमोथोरैक्स, न्यूमोथोरैक्स, और क्या रहेगा, हाइड्रोथोरैक्स, ये जो कंडीशन है रेस्पिरेटरी की, मैं मोस्टली ये क्या रहता है, इसके कोज रहते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में एम्फाइसीमा, एम्फाइमा, ये जो मोस्टली क्या रहते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर क्या रहते हैं ये कोज, क्योंकि इसमें इन डिजीज के अंदर क्या बढ़ जाता है, CO2 का लेवल बढ़ जाता है। अदर कोज की बात करते हैं, और कोज कि इसके अंदर और क्या क्या कोज रहते हैं, जैसे स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रोक बोलते हैं। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में चेस्ट मसल्स वीकनेस, चेस्ट मसल है वीकनेस, तो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा पर्सन, और रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा तो क्या CO2 का लेवल है वो बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। इसके साथ साथ में अगर और बात करें तो क्या रहेगा, रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेशन, लाइक ए ड्रग की वजह से क्या है, रेस्पिरेटरी सेंटर है वो डिक्रीज हो गया, मतलब डिप्रेस हो गया, जैसे मॉर्फिन सल्फेट, सेडेटिव मेडिसिन के साथ साथ में क्या रहेगा, एनेस्थीसिया। ये जो मेडिसिन होती है या ये जो सेडेटिव है, मॉर्फिन सल्फेट है, ये क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, मतलब डिप्रेस कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होने के चांस रहते हैं, पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होने के चांस रहते हैं। इसके बाद में अपने बात करने वाले हैं साइन सिम्टम ऑफ द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के साइन सिम्टम जैसे कंफ्यूजन, पेशेंट क्या रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा, डिसओरिएंटेशन में रहेगा, के साथ साथ में हाल्यूसिनेशन, पेशेंट किस में चला जाएगा, हाल्यूसिनेशन के अंदर चला जाता है। ये क्या रहते हैं, साइन सिम्टम रहते हैं। इसके साथ साथ में और क्या साइन सिम्टम होंगे, जैसे टेकिकार्डिया, क्या होगा, टेकिकार्डिया रहेगा, और क्या रहेगा, हाइपरटेंशन, क्या हो जाएगा पेशेंट को, हाइपरटेंशन, इंक्रीज पल्स रेट, टिजनिया, पेशेंट को क्या रहेगा, टिजनिया रहेगा। इसके साथ साथ में वेंट्रिकुलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, क्या होने के चांस रहते हैं, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जो होता है, इसके अंदर जो हार्ट रेट है वो 250 to 300 बीट पर मिनट चली जाती है, वेरी खतरनाक। इसमें पेशेंट की क्या हो सकती है, डेथ होने के चांस रहते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करने वाले हैं इसके ट्रीटमेंट की, कि ट्रीटमेंट क्या करेंगे, मैनेजमेंट, इसका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का मैनेजमेंट क्या करने वाले हैं। तो मैनेजमेंट की बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा, सबसे पहले अपने क्या करेंगे, आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का कोज, और इसके बाद में और क्या करेंगे, गिवन द पेशेंट O2 थेरेपी एज प्रिस्क्राइब्ड। आप खुद अपने बेसिस पे क्या नहीं दे सकते, O2 थेरेपी नहीं दे सकते, इसीलिए डॉक्टर ने जितनी O2 थेरेपी है वो प्रिस्क्राइब्ड की है वो क्या कर दो, मतलब एडमिनिस्ट्रेड करवा दो। इसके साथ साथ में एसिडोसिस हो रखा है तो क्या कर दो, एडमिनिस्टर IV सोडियम बाइकार्बोनेट क्या कर दो, एडमिनिस्टर करवा दो पेशेंट को। इसके साथ साथ में मॉनिटर द इलेक्ट्रोलाइट, मॉनिटर कर दो इलेक्ट्रोलाइट को, क्या करना है, मॉनिटर करना है स्पेशली पोटासियम, स्पेशली क्या करना है आपको, पोटासियम को क्या करना है, मॉनिटर करना है। आगे बात समझ में। इसके बाद में और क्या करो, पेशेंट इंटूवेशन इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 मोर देन 50 mm ऑफ Hg। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पेशेंट का 50 mm ऑफ Hg से ज्यादा चला जाए तो पेशेंट को क्या करना पड़ेगा, आपको इंटूवेट करना पड़ेगा। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करेंगे रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस की बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगी, पीएच क्या रहेगी, मोर देन 7.45। पीएच तो क्या रहेगी, मोर देन 7.45 रहेगी, लेकिन इसके अंदर CO2 जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या रहेगी, लेस देन 35 mm ऑफ Hg। ये आपको स्पेशली क्या करना है, ध्यान में रखना है। पहले मैं टेबल आपको बता चुका हूं, तो ये बातें आपको क्या करना है, मोस्टली ध्यान में रखना। इसके बाद में देखो कोजेज क्या हो सकते हैं, कि मोस्ट कॉमन अगर कोज की बात करें इसके अंदर की क्या क्या हो सकता है, पेशेंट हाइपर वेंटिलेशन होता है, पेशेंट का है रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाए उसको क्या बोलेंगे, हाइपर वेंटिलेशन बोलते हैं, जिसको टेकिपनिया बोलते हैं। और इसके अंदर क्या हो, हाइपर वेंटिलेशन मतलब रेस्पिरेशन ज्यादा करेगा तो O2 क्या जाएगी, अंदर ज्यादा जाएगी, मतलब इनहेल कर रहा है O2 का, और O2 का ज्यादा इनहेल कर रहा है तो CO2 का लेवल नॉर्मल वैल्यू से क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो हाइपर वेंटिलेशन ड्यू टू एनी एंजाइटी पेन, ठीक है, और एक्सट्रीम फीवर। इन कंडीशन में क्या हो सकता है, पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट हो सकता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, CO2 का लेवल बॉडी में कम हो जाएगा। और क्या हो सकता है, हाइपर वेंटिलेशन विद मैकेनिकल वेंटिलेटर। पेशेंट है हाइपर वेंटिलेट हो जाए, पेशेंट को किस पे रखा है, वेंटिलेटर पे रखा हुआ है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट हो सकता है, CO2 का लेवल कम हो जाएगा बॉडी के अंदर, तो क्या हो जाएगा, पेशेंट को रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस हो जाता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में और क्या हो सकता है पेशेंट को, और क्या हो सकता है, जैसे लीजन इन द रेस्पिरेटरी सेंटर के अंदर क्या हो जाए, पेशेंट को लीजन हो जाए, और लीजन हो जाए तो वो डिप्रेस हो जाता है, CO2 को मतलब अफर्ट नहीं कर पाएगा। और आपको याद रखना है रेस्पिरेटरी जो सेंटर रहेगा वो कौन सा रहेगा, मेडुला ऑब्लांगेटा।
बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर कौन सा होता है? अगर आपको पूछे कि रेस्पिरेटरी सेंटर, तो वो कौन सा रहेगा? मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर लीजन हो जाए, कोई मतलब डिसऑर्डर या डिजीज हो जाए, तो उसकी वजह से भी क्या होने के चांस रहते हैं? रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस होने के चांस रहते हैं। इसके बाद में इसकी बात करने वाले हैं साइन सिम्टम की। साइन सिम्टम ऑफ द रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस के साइन सिम्टम क्या रहेंगे? तो क्या रहेंगे? रैपिड एंड शैलो रेस्पिरेशन। क्या रहेगा? रैपिड एंड शैलो रेस्पिरेशन रहता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में लाइट हेडेक। क्या रहेगा? लाइट हेडेक रहेगा। वीक एंड थ्रेडी पल्स क्या रहेगी? वीक रहेगी और क्या रहेगी? थ्रेडी रहती है। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में और क्या रहेगा? स्वेटिंग रहेगी पेशेंट को, स्वेटिंग, कंफ्यूजन, क्या रहेगा? कंफ्यूजन, टेकिकार्डिया, क्या रहेगा? पेशेंट को टेकिकार्डिया भी होने के चांस हो जाते हैं पेशेंट को। इसके साथ साथ में और क्या रहेगा? पेशेंट को डिजनिया रहता है। ये जो मोस्टली साइन सिम्टम आते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभार ये पूछ लेता है कि रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस जो होता है उसमें रेस्पिरेशन कैसा आता है? तो कैसा आता है? रैपिड एंड शैलो रेस्पिरेशन आता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करने वाले हैं मेटाबॉलिक रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस का इतना ज्यादा मैनेजमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि पेशेंट को जो एंजाइटी वगैरह हुई है, इसके साथ साथ में पेशेंट को फीवर हुआ है, उसको क्या कर दो? डिक्रीज कर दो। या फिर ऐसा पेशेंट जिसको क्या हो रखा है? हाइपर वेंटिलेट हो रखा है मैकेनिकल वेंटिलेटर की वजह से, तो उसको क्या है? साथ साथ में थोड़ी CO2 भी देनी पड़ती है, क्योंकि पेशेंट किस में चला गया है? रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस के अंदर चला गया है। अब ये मत बोलना कि CO2 देंगे तो पेशेंट में CO2 बढ़ जाएगी। एल्केलोसिस हो रखा है, ओनली आपको क्या करना है? एल्केलोसिस को क्या मतलब मिनिमाइज करना है। इसके लिए थोड़ी बहुत CO2 देते हैं सिंपल फेस मास्क से, ठीक है। इसके साथ साथ में अगर बात करें मेटाबॉलिक एल्केलोसिस की, अपने बात करने वाले हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। बहुत कम चांस है हो पेशेंट को। मेटाबॉलिक एल्केलोसिस की बात करेंगे। मेटाबॉलिक एल्केलोसिस की बात करें तो इसके अंदर होता क्या है? तो मेटाबॉलिक एल्केलोसिस में क्या हो जाता है? पीएच मोर देन 7.45। पीएच तो क्या हो जाएगी? मोर देन 7.45। और बाइकार्बोनेट का जो लेवल रहेगा वो भी क्या हो जाएगा? मोर देन 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। याद रखना, मैंने बताया था आपको स्पेशली कि जहां पे पीएच बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? बाइकार्बोनेट भी बढ़ेगा। वो भी कितने से? 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। इसके बाद में इसके कोज की बारे में बात करने वाले हैं। कोज की बात करें तो पेशेंट इंटेक ऑफ सोडा वाटर लाइक ए कोका कोला। सोडा वाटर जो आता है, जो कोल्ड ड्रिंक आती है कोका कोला, या फिर वो क्या होगा? सोडा वाटर होता है। अगर कोई पर्सन बार बार या पेशेंट है बार बार क्या सोडा वाटर पी रहा है, तो उसको क्या होने के चांस रहते हैं? मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होने के चांस रहते हैं। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में और क्या हो सकता है? पेशेंट को क्या है? क्रोनिक क्या हो? पेशेंट को एल्केलोसिस हो जाए, क्रोनिक वोमिटिंग। पेशेंट को क्या हो रहा है? बार बार वोमिटिंग हो रही है, या फिर क्या हो रहा है? नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग चल रही है। नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग कर दी है पेशेंट को। इसके साथ साथ में और क्या हो सकता है? पेशेंट को मासिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन
ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, मैंने पीछे भी आपको क्लास में बताया था, पैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से एक तो हाइपोकैल्सीमिया होता है और क्या होता है, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होने के चांस रहते हैं। आगे बात समझ में, ये तो मोस्टली क्या रहते हैं, ये कोज रहते हैं। इसके बाद में अपने बात करने वाले हैं साइन सिम्टम क्या कहेंगे कि साइन सिम्टम होता मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। तो साइन सिम्टम की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, टिंगलिंग ऑफ द टोएज एंड फिंगर। फिंगर के अंदर क्या होगा, पिन पॉइंट सेंसेशन को क्या बोलते हैं, टिंगलिंग बोलते हैं। और क्या होगा, नमनेस इन द हैंड एंड फिट्स। फिट्स के अंदर और हैंड के अंदर क्या हो जाएंगे, नमनेस हो जाती है। इसके साथ साथ में और क्या साइन सिम्टम आएंगे, हाइपरटोनिक मसल्स हो जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ में पेशेंट फील वेरी कंफ्यूज्ड। पेशेंट क्या है, फील करना स्टार्ट कर देता है, वेरी कंफ्यूज फील करना स्टार्ट कर देता है। आगे बात सबसे ज्यादा अगर बात करें तो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो टिंगलिंग के अंदर और नमनेस के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करने वाले हैं कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर क्या होगा, पीएच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी 7.35 से, पीएच क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है। और बाइकार्बोनेट क्या हो जाएंगे, बाइकार्बोनेट भी कम हो जाते हैं, 22 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे बाइकार्बोनेट, ठीक है। बाइकार्बोनेट उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोला जाता है। कोज की बात करें तो कोज क्या हो सकता है, इसका मोस्ट कॉमन कोज क्या रहेगा, एग्जाम में पूछा गया है। मोस्ट कॉमन कोज जो रहेगा वो रहेगा प्रोलोंग्ड डायरिया। क्या रहेगा, प्रोलोंग्ड डायरिया। अगर किसी पेशेंट को प्रोलोंग्ड डायरिया है तो उसकी वजह से क्या होने के चांस रहते हैं, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होने के चांस रहते हैं। आगे बात समझ में, तो ये ज्यादा नहीं है, इसके अंदर कोज ही पूछा जाता है। साइन सिम्टम की अगर बात करें तो इसके अंदर क्या क्या साइन सिम्टम रहते हैं, पेशेंट को क्या हो जाएगा, पेशेंट को टेकिकार्डिया रहेगा, ड्राई स्किन हो जाएगी एंड म्यूकस मेम्ब्रेन हो जाती है, हेडेक हो जाता है, ठीक है। पेशेंट फील थ्रस्टी, पेशेंट फील द थ्रस्टी फील करता है। और क्या हो जाएगा, पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये क्या रहते हैं, साइन सिम्टम रहते हैं। तो आई होप कि आपको ये एसिड बेस बैलेंस वाला है ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस यहीं तक। एसिड बेस बैलेंस को तो दो तीन बार इस लेक्चर को देखना तो जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। थैंक यू।